एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं गुजरात के बड़ौदा से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। जी जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हमारे देश की व्यवस्था के दो प्रमुख अंग सरकार और न्यायपालिका, ऐसे में दोनों के बीच जो खुली तकरार चल रही है उसके क्या मायने हैं और इसका क्या हल निकलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, आप इसे तकरार नहीं कह सकते पर विचारों का मतभेद कह सकते हैं जी। और जो तकरार है या विचारों का मतभेद है वो कोलेजियम सिस्टम को लेकर के है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत के संविधान में व्यवस्था ये है कि कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो वो महामहिम राष्ट्रपति करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति का तात्पर्य ये होता है, जो संविधान में दिया हुआ है, कि राष्ट्रपति वही कार्य करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको सजेस्ट करेगी, जो उनको रिकमेंड करेगी। तो वैसे तो नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति ही करते हैं, परंतु इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 निर्णय आए जिसके द्वारा कोलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ। और इसमें भारत सरकार ने एक कानून करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट भी बनाया था और उस एक्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया, उसको चुनौती दी गई और उस एक्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब बिंदु ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा या सरकार करेगी। जहां तक कोलेजियम सिस्टम का सवाल है, कोलेजियम सिस्टम में कुछ खामियां हैं और उन खामियों को अगर दूर कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं रहेगा। जहां तक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में 2 एमिनेंट व्यक्तियों की नियुक्ति का मुद्दा था, उस मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही नहीं माना और इसे न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप माना। तो मेरा यह मानना है कि एक तो अगर मान लीजिए हाईकोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है तो जो एमओपी था उसके हिसाब से एक एफिडेविट देना चाहिए और एक उनके जो भी बायोडेटा हैं वो लेने चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बारे में एक सेट प्रोफॉर्मा निर्धारित करना चाहिए जिसमें उनके वकालत का कब से शुरू की, उन्होंने हाईकोर्ट में कब से वकालत शुरू की, कितने मुकदमे प्रतिवर्ष उन्होंने दायर किए, कितने मुकदमे प्रतिवर्ष उनमें से निर्णीत हुए और कितने मुकदमे एएफआर होता है एक फिट फॉर रिपोर्टिंग, तो उसमें से कितने मुकदमे रिपोर्टिंग में आए और उनकी वार्षिक आय इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से कितनी है। इसके अलावा उनको ये भी विवरण देना पड़ेगा कि उनके कौन से किथ एंड किन यानी लड़के, बच्चे, भतीजे, भाई, कौन कौन लोग उस उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जहां तक नियुक्ति का सवाल है, हाईकोर्ट में जब हाईकोर्ट जज की नियुक्ति होती है तो उसमें चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश कोलेजियम का पार्ट होते हैं। चीफ जस्टिस अब वर्तमान व्यवस्था में चूंकि बाहर के प्रदेश से आते हैं इसलिए उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो सभी वकीलों की काबिलियत के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखते हों। इसीलिए जो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं। इसमें मेरा एक सुझाव ये है कि वर्तमान में तो जो कोलेजियम है वो अपने आप से नामों को कंसीडर करता है, उसमें ना तो कोई एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है ना ही कोई रिकमेंडेशन किसी की होती है। तो मेरा सुझाव ये है कि इसमें ओपन एप्लीकेशन इनवाइट की जाए कि कौन कौन लोग उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के इच्छुक हैं और जो लोग इच्छुक हैं वो अपना पूरा बायोडेटा कोलेजियम के सामने प्रस्तुत करें। कोलेजियम उस पर चिंतन करे, मंथन करे, उसको वेरीफाई करे और उसके बाद
देखिए, हाई कोर्ट में भी जो नियुक्तियां होती हैं वो उनमें कई दृष्टिकोण देखे जाते हैं। दृष्टिकोण से मेरा तात्पर्य यह है कि वर्तमान न्यायाधीशों में यह देखा जाता है कि हमें किस विषय के न्यायाधीश की ज्यादा आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या टैक्सेशन में हमारी बेंच में एक्सपर्ट लोग हैं, क्या क्रिमिनल साइड में हमारी बेंच में एक्सपर्ट लोग हैं, क्या रिट जुरिस्डिक्शन में हमारे पास पर्याप्त जजेस हैं, क्या सिविल केसेस को डील करने के लिए हमारे पास पर्याप्त जजेस हैं, क्या रेवेन्यू मैटर्स को, इलेक्शन मैटर्स को, तमाम मैटर्स हैं। तो इसमें निश्चित रूप से ये देखा जाता है कि कोई वैक्यूम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ना हो, इसीलिए ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट वाइज भी एडवोकेट्स का चयन किया जाता है। मैं यहाँ ये और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसमें से 33% कोटा सर्विस जजेस का है और 66% कोटा बार के जजेस, बार के एडवोकेट्स का है। इसमें मैं ये आपकी जानकारी के लिए ला दूं कि वर्ष 1950 से पहले 33% कोटा जुडिशियल सर्विस का था, 33% कोटा आईसीएस का था, जो बदल करके आईएएस हो गई है, और 33% कोटा बार का था। तो अब वो चूंकि आईसीएस खत्म हो चुकी है, इसलिए आईसीएस वाला कोटा अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, अपनी मर्जी से हाई कोर्ट ने बार के साइड में मिला दिया। फिर भी 33% कोटा सर्विस जजेस का होता है। सर्विस जजेस में सीनियरिटी कम मेरिट देखी जाती है। उनके 3-3 जजमेंट मंगाए जाते हैं। उन जजमेंट को एक जजमेंट कमेटी चेक करती है और उस जजमेंट के आधार पर उनकी मेरिट निर्धारित की जाती है और उनकी जो सीनियरिटी है उसको भी ध्यान में रखते हुए नामों को भेजा जाता है। परंतु यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय, मैं खासतौर पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करूंगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोई नॉर्म सेट नहीं कर रखे हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जजेस के नाम इस आधार पर काट दिए गए कि उनके रिटायरमेंट में केवल 6 महीने बचे हैं, और इसके बरखिलाफ कुछ ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई जो 3-3, 4-4 महीने जिनको रिटायर हुए हो गए हैं। तो ये फंडामेंटल मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो आप रिटायर्ड जज को ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप जिसके 6 महीने से कम बचे हैं उसको इस आधार पर काट रहे हैं कि इनका पीरियड 6 महीने से कम बचा है। कभी ये कहा जाता है कि 50 एंड 58 साल की एज पर अगर उनके नाम में वैकेंसी है तो उनको कंसिडर किया जाएगा। कभी ये भी कहा जाता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ पूरे कार्यकाल में अगर कोई इंक्वायरी हुई है और वो इंक्वायरी में अगर वो दोषी नहीं भी पाया गया है तब भी उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा लूप होल है काटने का कि जनरल रेपुटेशन इस जज की ठीक नहीं है तो जनरल रेपुटेशन के नाम पर भी सर्विस जजेस का नाम काट दिया जाता है। इसी के सापेक्ष अगर आप बार के जजेस को देखें तो बार के जजेस को तो जजमेंट लिखने का कोई अनुभव होता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जुडिशियल ऑफिसर का पूरा 30-35 साल का, 35 साल से पहले कोई जुडिशियल ऑफिसर हाईकोर्ट जज नहीं बन पाता है, तो जुडिशियल ऑफिसर का 35 साल का आपके पास रिकॉर्ड रहता है जिसमें उसकी वर्किंग कैपेसिटी, उसकी इंटीग्रिटी, उसका बिहेवियर, उसका चाल चलन, सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। जबकि इसके सापेक्ष बार के जो जजेस, बार के जो एडवोकेट्स हैं उनका आपके पास कोई भी इस प्रकार का लेखा जोखा नहीं होता है और जो लेखा जोखा वो वे प्रस्तुत करते हैं उसी को मान लिया जाता है। तो एक तो बिंदु रहा कि हाई कोर्ट में सर्विस जजेस और एडवोकेट जजेस की नियुक्ति के समय ये क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं यहाँ एक चीज और बड़े स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच के संबंध में कि यहाँ सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अंकल प्रैक्टिस भी खूब चलती है। अंकल प्रैक्टिस का तात्पर्य यह है कि अगर मैं जज हूं और मेरा बेटा प्रैक्टिस कर रहा है तो दूसरे जज मेरे बेटे को एकोमोडेट करेंगे और उसको रिलीफ देंगे। रेसिप्रोकली मैं भी उनके बेटे को, अगर वो मेरी कोर्ट में अपीयर होता है तो मैं भी उसको रिलीफ दूंगा और उसको एकोमोडेट करूंगा। तो ये अंकल प्रैक्टिस रोकने के लिए जैसी व्यवस्था 1996 में बनाई गई थी
कि ओथ लेते ही उस न्यायाधीश को निकटवर्ती किसी भी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और इससे जो अंकल प्रैक्टिस है उस पर भी लगाम लगेगी। जी, जैसे मित्तल आपसे मेरा अगला सवाल है जी, जैसे मित्तल आपसे मेरा अगला सवाल है कि देश के जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने कहा है कि इस समय जो देश में जज है इस समय मौजूदा, उनका ध्यान लोगों को न्याय देने की तरफ नहीं है, बल्कि उनका ध्यान इस तरफ है कि हमारे बाद कौन से जज को नियुक्त किया जाए। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं पूरे सम्मान के साथ उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। कारण क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यायाधीशों की नियुक्ति में 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है हाईकोर्ट लेवल पर, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और 1 चीफ जस्टिस। तो बाकी जजेस, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में करीब 110 जजेस हैं, तो बाकी 107 जजेस तो पूरा अपना काम करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जब भी कॉलेजियम की मीटिंग होती है वो या तो छुट्टी वाले दिन होती है या वर्किंग आवर्स के बाद में होती है। तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि जजेस का आधा ध्यान इस बात में बट जाता है कि उनके बाद कौन न्यायाधीश बनेगा। मैं सम्मान के सहित उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं। जी, जस्टिस मित्तल, ये जो लड़ाई दिखी जा रही है इस समय, ये लड़ाई क्या इसके लिए है कि कौन टैलेंटेड जज बने, या फिर ये लड़ाई इसके लिए है कि आप अपॉइंट करो या फिर मैं अपॉइंट करूं? देखिए, लड़ाई तो इसी बात की है कि आप अपॉइंट करें या मैं अपॉइंट करूं, पर मैं एक चीज और बड़े स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि मैं इस बात का कतई पक्षधर नहीं हूं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी जज की नियुक्ति करे। कारण क्या है, मैं बड़ा स्पष्ट कारण बता रहा हूं। आजकल जैसे हाईकोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, ब्रीफ होल्डर वगैरह नियुक्त किए जाते हैं। मेरा हाईकोर्ट में करीब 5 साल का अनुभव है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में करीब 35 साल का अनुभव है। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी डीजीसी सिविल, डीजीसी क्रिमिनल इत्यादि अपॉइंट किए जाते हैं। तो उसमें उनकी योग्यता नहीं, मतलब उस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया जाता और ये देखा जाता है कि ये हमारी पार्टी का सक्रिय सदस्य है या नहीं है। तो मैं इस बात का कतई पक्षधर नहीं हूं कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार नामों की अनुशंसा करे या नामों को रिकमेंड करे। हाँ, इस बात का मैं जरूर पक्षधर हूं कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट का कॉलेजियम जो रिकमेंडेशन करता है वो राज्य सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का कॉलेजियम होता है। उसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। उसमें एक चीज और होती है कि अगर मान लीजिए किसी हाई कोर्ट के किसी जज को या किसी हाई कोर्ट में किसी जुडिशियल ऑफिसर को या बार के मेंबर को अपॉइंट किया जाना होता है तो संबंधित राज्य के जो भी सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं उनसे परामर्श किया जाता है, उनकी ओपिनियन मांगी जाती है और उनसे विचार विमर्श किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इलाहाबाद से 2 एडवोकेट्स को हाई कोर्ट का जज नियुक्त करना है तो निश्चित रूप से वो फाइल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के उन माननीय न्यायाधीशों से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रह चुके हैं उनसे विचार विमर्श करेगा, उनकी रेपुटेशन के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में, उनकी पोटेंशियलिटी के बारे में, सारी बातों के बारे में जानकारी करेगा। हाँ, जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होता है तो उसमें भी कई प्रकार के मानक देखे जाते हैं। मानक से मेरा तात्पर्य ये है, ये देखा जाता है सबसे पहले तो कि सभी राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व है अथवा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में 37 जजेस की स्ट्रेंथ है तो 37 जजेस में एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश का कोटा 3 न्यायाधीशों का है, यानी कि उत्तर प्रदेश से अधिकतम 3 न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों का अलग अलग कोटा है। जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे मेघालय है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, इनका भाई रोटेशन होता है कि भाई इसमें कब किसको एलिवेट किया गया और अब कितने दिन बाद उसको एलिवेट किया जाना है। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की कमेटी होती है जिसको हम कॉलेजियम बोलते हैं और वो कॉलेजियम भी वर्किंग आवर के बाद ही बैठता है और उस पर नामों पर विचार करता है।
और अगर उन नामों से सहमत हैं जो हाई कोर्ट ने भेजे हैं उनके पास, तो फिर वो नाम भारत सरकार को विचार करने के लिए भेज दिए जाते हैं। और भारत सरकार से मेरा तात्पर्य लॉ मिनिस्ट्री से है, और लॉ मिनिस्ट्री उसमें फिर आईबी की इंक्वायरी कराता है। स्टेट लेवल पर LIU की इंक्वायरी होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, और सेंट्रल लेवल पर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB लेवल की इंक्वायरी होती है। और उस इंक्वायरी में अगर किसी जज के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसका नाम उस इंक्वायरी के आधार पर कट जाता है। अब यहाँ जो विवाद है या जो विचारों का भिन्नता है वो ये है कि ठीक है, ना तो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को नाम रिकमेंड करने की पावर है और ना ही नाम रिकमेंड करने की पावर होनी चाहिए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा किसी नाम को फाइनलाइज कर दिया जाता है, उसके बारे में अगर केंद्र सरकार द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच के आधार पर यह पाया जाता है कि इसके या तो चाल चलन ठीक नहीं है, या ये किसी राजनीतिक गतिविधि में बहुत ज्यादा संलिप्त है, किसी राजनीतिक पार्टी से गहरे रूप से संबद्ध है, या इसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम काटने का अधिकार केंद्र सरकार को है। यहां मैं केंद्र सरकार के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जैसे जो भी नाम सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पास विभिन्न हाई कोर्टों के भेजे हैं, उनमें से अगर केंद्र सरकार को किसी नाम पर आपत्ति है तो उस नाम को काट देना चाहिए। परंतु मैं 2 मिनट और लूंगा इसी बारे में। परंतु यह भी देखा गया है कि केंद्र सरकार अगर किसी नाम को काट देती है तो वही नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम दोबारा से रिकमेंड कर देता है, तीसरी बार रिकमेंड कर देता है, चौथी बार रिकमेंड कर देता है। ये परंपरा थोड़ी सी गलत है, इस परंपरा को रोका जाना चाहिए। और चूंकि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा योगदान है। तो इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि अगर कोई नाम केंद्र सरकार ने किसी आधार पर काट दिया है तो उस नाम को फिर दोबारा न रिपीट किया जाए और उस नाम को दोबारा केंद्र सरकार के पास न भेजा जाए। इसी प्रकार से मेरा केंद्र सरकार से भी यह अनुरोध है कि जो नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति के लिए भेजे हैं उन पर शीघ्र विचार करें, शीघ्र मंथन करें, शीघ्र चिंतन करें। और अगर किसी नाम पर आपत्ति है, मान लीजिए 20 नाम भेजे हैं, 20 नाम में से मान लीजिए 5 नामों पर आपत्ति है, तो आप 15 नामों को तो क्लियर करिए। इस वक्त हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 30-35% से ज्यादा वैकेंसी चल रही हैं। जो मुकदमे हैं उनका बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो न्याय प्रणाली है वो भंगु होती जा रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 1 या 2 या 3 नामों के वजह से पूरी लिस्ट को नहीं रोका जाना चाहिए और लिस्ट को केंद्र सरकार को क्लियर कर देना चाहिए। जी, जैसे मित्तल आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि हमारे देश की न्यायपालिका पर लोगों को बहुत भरोसा है, पर एक आस एक उम्मीद से लोग न्यायपालिका की तरफ जाते हैं। ऐसे में सरकार और न्यायपालिका के बीच का जो विवाद जो बढ़ रहा है, जो तकरार जो सामने आ रही है, इसको लेकर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विश्वास की कमी भी होगी? मैं फिर वहीं आना चाहूंगा कि ये किसी प्रकार की तकरार नहीं है, ये विचारों का मतभेद है। और ये विचारों का मतभेद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त होने के बाद से ज्यादा प्रकाश में आया है। मैं यहाँ एक सजेशन और देना चाहता हूँ कि वर्ष 1975 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नेशनल जुडिशियल सर्विस इंट्रोड्यूस की गई थी। जैसे हमारे देश में IAS है, उसी प्रकार से IJS सर्विस भी इंट्रोड्यूस की गई थी। परंतु बड़े खेद का विषय है कि 50 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक वो सर्विस शुरू नहीं हो सकी है। और उसका मुख्य कारण ये है कि अधिकांश हाईकोर्ट उसके पक्ष में नहीं है। अब अधिकांश हाईकोर्ट उसके पक्ष में क्यों नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि उनकी शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी और वो अपने मनचाहे व्यक्ति को वो हाईकोर्ट जज नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो उस पर विवाद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, स्वतंत्रता से पहले सन 1950
में संविधान के लागू होने से पहले 33% कोटा जुडिशियल सर्विस का था, 33% कोटा इंडियन आईसीएस का था और 33% कोटा बार का था। तो मेरा कहना यह है कि उसी कोटे को संरक्षित रखते हुए इंडियन जुडिशियल सर्विस शुरू की जाए। आजकल आप देख ही रहे हैं कि नेशनल लॉ स्कूल्स के माध्यम से हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे, जो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी जानते हैं, जो कानून की गहराई तक पहुंचते हैं। तो परंतु वो व्यक्ति प्रैक्टिस में नहीं आना चाहते। कारण क्या है कि प्रैक्टिस में आने पर उनका कोई भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं है, इसीलिए वो कारपोरेट सेक्टर की तरफ भागते हैं, इसीलिए वो अन्य फील्ड्स में भागते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर इंडियन जुडिशियल सर्विस शुरू कर दी जाए तो जो विवाद है कि नाम कौन रिकमेंड करेगा, देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जैसे जुडिशियल ऑफिसर नॉर्मली 35 साल बाद ही एलिवेशन की लिस्ट में आता है जी। इसी तरीके से इंडियन जुडिशियल सर्विस अगर शुरू हो गई तो वो इंडियन जुडिशियल सर्विस का बंदा भी कम से कम 15 साल की सर्विस के बाद ही कंसीडरेशन लिस्ट में आएगा। तो कम से कम 15 साल का उसके आपके पास उसका रिकॉर्ड है कि उसने कितने जजमेंट दिए, कितने जजमेंट अपहेल्ड हुए, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका साथियों के साथ व्यवहार कैसा है, वो और किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो इस पीरियड में जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी राज्य कर्मचारी, कोई भी जज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली एफिलिएटेड नहीं हो सकता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर इंडियन जुडिशियल सर्विस को शुरू कर दिया जाए तो आगे आने वाले समय में इस समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। और चूंकि वर्तमान में 67% कोटा बार के जजेस का है, एडवोकेट्स का है, इसीलिए हर प्रकार के हथकंडे कहना चाहिए अपनाए जाते हैं। जो मठाधीश हैं वो अपना वक्त चाहते हैं, और मैं बहुत ज्यादा खुल करके नहीं बोलना चाहता, ठीक है सर, किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है जी। चैम्बर किस चैम्बर से ये बिलोंग करते हैं ये भी विचार किया जाता है, किस जाति का है ये भी अंदर खाने विचार किया जाता है, किस जज की ज्यादा क्लोज है, या किस जज का ये बेटा है, या किस जज का ये भतीजा है, ये भी कंसीडर किया जाता है। क्योंकि 67% कोटा है, 67% कोटा है। तो मैं फिर वहीं लौट करके कहना चाहूंगा, अगर इंडियन जुडिशियल सर्विस शुरू कर दी जाए और 15 साल के बाद मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपके पास अच्छा पोटेंशियल आएगा, अच्छा टैलेंटेड जज आएगा, और ईमानदारी परखने के लिए आपके पास 15, 16, 17, 20 साल का समय होगा कि पिछले 20 साल में ये जज किस प्रकार कर रहा है। ठीक है। तो जहां तक वर्तमान गतिरोध का सवाल है, आप इसको गतिरोध कह सकते हैं, आप इसको टकराव नहीं कह सकते। वर्तमान गतिरोध का जहां तक सवाल है, मेरा सुझाव यही है कि जिन नामों पर केंद्र सरकार को आपत्ति है उन नामों को अलग हटा करके बाकी नामों को केंद्र सरकार क्लियर कर दे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो नाम केंद्र सरकार उन नामों पर उनको दोबारा पेश करने की कृपा न करें। जी, जैसे मित्तल आपने नंबर इंडियंस के समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।